मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथलॉजिकल. इन दिस सेशन विल बी सम मोर एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आईमेट एग्जामिनेशन. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू अवर चैनल, then make sure to subscribe channel. Also press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. So start करते हैं सेशन. First question. Students in a college have to choose at least two subjects from chemistry, mathematics and physics. The number of students choosing all three subjects is 18. Choosing mathematics as one of their subjects is 23. And choosing physics as one of their subjects is 25. The smallest possible number of students who could choose chemistry as one of their subject क्या होगा? ठीक है. टोटल students in a college have to choose at least two subjects from chemistry, mathematics and physics. फिर हमें डेटा गिवन है तो वेन डायग्राम बना लेते हैं. तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. देन क्वेश्चन इज सेइंग स्टूडेंट्स हैव टू चूज एट लीस्ट टू सब्जेक्ट्स. तो मिनिमम टू सब्जेक्ट्स तो चूज करने ही पड़ेंगे. तो ऐसा नहीं हो सकता कि देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज चोजन ओनली केमिस्ट्री. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ओनली केमिस्ट्री वाला पोर्शन जीरो होगा. सिमिलरली ओनली मैथमेटिक्स जीरो होगा बिकॉज एटलीस्ट टू सब्जेक्ट चूज करने ही पड़ेंगे. ओनली फिजिक्स जीरो होगा. देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूजिंग ऑल थ्री इज 18. सो ऑल थ्री चूज करने वाले आर 18. and choosing mathematics as their subject, as one of their subject is 23. Mathematics का total students who have chosen mathematics is 23 and total students who have chosen physics is 25. और क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. यानी केमिस्ट्री का नंबर हमें मिनिमाइज करना है. दैट इज अवर पर्पस. तो अब कुछ वैल्यूज को एज्यूम करना पड़ेगा. लेट अस से देयर आर ए स्टूडेंट्स हु हैव चोजन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ओनली. There are B students who have chosen chemistry and physics only, and there are C students who have chosen mathematics and physics only. So if that is the scenario, तो mathematics का total students को थोड़ी पता है. इक्वेशन बना लेते हैं. तो 18 plus A plus C plus 0 यानी 18 plus A plus C this is equal to 23. फर्स्ट इक्वेशन बन गया जहाँ से हमें A plus C का वैल्यू मिल जाएगा. एक सेकेंड है. हाँ ठीक है. A plus C का वैल्यू मिल जाएगा. A plus C दिस इज इक्वल टू 5. सेकेंड केस फिजिक्स का वैल्यू पता है. सो 18 plus B plus C दिस इज इक्वल टू 25. तो यहाँ से बी प्लस सी का वैल्यू मिल जाएगा. स्ट्रेट अवे बी प्लस सी इज इक्वल 7. ए प्लस सी 5 आ गया. बी प्लस सी 7 आ गया. और क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कितने हैं? ए प्लस बी प्लस 18 प्लस 0. यानी कि ए प्लस बी प्लस 18 को हमें मिनिमाइज करना है. कितना मिनिमम वैल्यू हो सकता है? ए प्लस बी प्लस 18 का. तो इफेक्टिवली 18 तो कॉन्स्टेंट है. सो हमें ए प्लस बी को मिनिमाइज करना है. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 18 दिस विल बी आवर आंसर. क्या ए प्लस बी जीरो हो सकता है क्या? अगर जीरो पॉसिबल हो तो बेस्ट है, मिनिमम वैल्यू होगा. ठीक है. जीरो से ऑब्वियसली नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है. जीरो आ सकता है क्या? इज दैट पॉसिबल? तो हमें ए प्लस सी 5 गिवन है, बी प्लस सी 7 गिवन है. तो क्या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकता है? ओके. क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सो ए प्लस सी हमारा 5 है, बी प्लस सी 7 है. तो अल्टीमेटली हमें अगर ए प्लस बी को मिनिमाइज करना है तो सी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. सी जितना मैक्सिमम होगा उतना ही ए प्लस बी मिनिमम होगा. ओके. तो ए प्लस सी इफ दैट इज 5 और ए एंड बी बोथ हैव टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो सी कितना भी बड़ा वैल्यू होगा, सी कैन बी मैक्सिमम 5. क्योंकि दोनों केसेस में हमारा एक केस में ए प्लस सी 5 आ रहा है, बी प्लस सी 7 आ रहा है. तो सी 5 से बड़ा तो नहीं हो सकता बिकॉज अगर सी 5 से बड़ा हो गया इन दैट केस ए निगेटिव हो जाएगा. तो सी मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 5. ठीक है. अगर सी 5 हो गया तो इन दैट केस ए विल बी इक्वल टू 2 एंड बी सॉरी ए विल बी इक्वल टू 0 एंड बी विल बी इक्वल टू 2. So minimum value of a plus b will be equal to 2 because c का maximum value 5 होगा. तो a plus b का minimum value will be equal to 2 and hence answer will be 2 plus 18 which is equal to 20. The minimum number of students who would have taken chemistry will be 20. Option B will be the answer. Is that clear? Okay. Next question. If the upstream speed of a boat in a river is 65 km per hour and the speed of the boat in still water is 7 times the difference between its upstream and downstream speeds, so how long will it take to cover 120 km downstream?
अपस्ट्रीम स्पीड गिवन है और हमें रिलेशनशिप गिवन है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विद डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड. ओके, तो इफ रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, लेट अस से रिवर का स्पीड हम एस से डिनोट करें और बोट का स्पीड बी से डिनोट करें. ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट इफ दैट इज इक्वल टू बी, तो इन दैट केस डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डाउन स्ट्रीम यानी कि डाउन द स्ट्रीम, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इफ बोट इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम तो स्पीड एडअप होगा. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज बी प्लस एस, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड. ठीक है, और बी हमारा क्या है? बी इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर. अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? अपस्ट्रीम हुआ जबकि बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है स्ट्रीम के. इन दैट केस बोट की स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमें गिवन है वैल्यू अपस्ट्रीम स्पीड का, दैट इज 65. तो b माइनस एस, दिस इज इक्वल टू 65. Additionally, speed of the boat in still water which is equal to b, so b is also given as equal to 7 times the difference between upstream speed and downstream speed. Upstream है b minus s, downstream है b plus s, difference between the two is 2s, so 7 times of 2s. तो b is equal to 14s आ गया. Put this value in the first equation. तो यहाँ से में आ गया 14s minus 1s which is 13 times s is equal to 65. तो स्ट्रीम की स्पीड आ गई, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर. और अगर स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, सो इन दैट केस डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा? विच इज बी प्लस एस. ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा? यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, बी विल बी इक्वल टू 14 टाइम्स, तो 70 किलोमीटर पर आवर. एंड हेंस डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी 70 प्लस 5, 75 किलोमीटर पर आवर. और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो 120 बाई 75 विच इज बेसिकली इक्वल टू 8/5 आवर्स multiplied by 60. So 8 into 12, 96 minutes will be the answer. Option D, 96 minutes will be our answer in this case. Okay. Next question करते हैं. Third question. The remainder when 11 to the power 1011 plus 1011 to the power 11 is divided by 9 क्या होगा? 11 to the power 1011 plus 1011 to the power 11. This is being divided by 9. So what will be our remainder? Pause the video and try to solve it. पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1001, ठीक है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 11 एंड 13. तो कभी 1001 कहीं पे भी नंबर्स में दिखे तो 1001 दिख रहा है, यानी कि दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल एज 11 एज वेल एज 13. ओके, सिमिलरली 111, दिस इज 37 into 3, 37 into 3, 1011. ये तो इंपॉर्टेंट नंबर नहीं है बट यहाँ पे भी देख लेते हैं साथ में. 111 इज 37 into 3, 1011 दिस इज 337 into 3. So 1011 is a multiple of 3. This is 3 into 337. ओके, 3 का मल्टीपल है. तो क्वेश्चन हमारा बेसिकली है 11 to the power 1011 प्लस 1011 क्या है? दिस इज 3 into 337 to the power 11. डिवाइड हम 9 से कर रहे हैं विच इज 3 स्क्वायर. अभी जो हमारा नंबर है 1011 to the power 11, बेसिकली ये नंबर क्या होगा? दिस इज 3 into 337 to the power 11 और 3 to the power 11 into 337 to the power 11. तो 3 to the power 11 से डिविजिबल है, तो 3 का to the power 2 क्या है? कुछ भी नहीं. ठीक है, डेफिनेटली 9 का मल्टीपल है. सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9. 9 का भी मल्टीपल है, 27 का भी है, 81 का भी है. ठीक है, तो 3 to the power 11 तक डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं. तो 9 का मल्टीपल तो है. तो दिस विल बी गिविंग अस रिमाइंडर इक्वल टू 0. तो हमारा कंसर्न सिर्फ फर्स्ट पार्ट है 11 to the power 1011 डिवाइड करने पे 9 से क्या रिमाइंडर देगा. ओके, और कभी भी किसी क्वेश्चन में 2-4 चीज़ें हैं जिनको रिवाइज कर लेते हैं पहले. इफ गिवन है कि x प्लस a टू द पावर n और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x से, तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी इक्वल टू a टू द पावर n. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा 17 टू द पावर n दैट इज बीइंग डिवाइडेड बाई 15, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 17 इज 15 प्लस 2 टू द पावर n और डिवाइड करें 15 से, सो रिमाइंडर विल बी 2 टू द पावर n. अब इसके बाद में n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि अल्टीमेट आंसर हमारा क्या होगा, बिकॉज रिमाइंडर विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, डिवाइजर लेस देन डिवाइजर होगा और 0 से या तो 0 होगा. अगर 0 है तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 होगा.
ठीक है, ये तो पहला सिनारियो हो गया। सेकंड केस, अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वन टू द पावर n और इसको x से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1 टू द पावर n बाय द सेम लॉजिक a टू द पावर n, तो 1 टू द पावर n विच इज ऑलवेज इक्वल टू 1। थर्ड सिनारियो, अगेन फर्स्ट से ही निकल रहा है कि x माइनस वन टू द पावर n है और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम x से, तो रिमाइंडर इन दैट केस विल बी माइनस वन टू द पावर n। अब निगेटिव है, माइनस वन टू द पावर n क्या होगा, अगर n इवन होगा, इफ n इज इवन, तो माइनस वन टू द पावर n विल बी प्लस वन, और अगर n ऑड है तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन। बट माइनस वन आएगा तो फिर तुम x फिर से ऐड करो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो रिमाइंडर चाहिए दैट विल बी पॉजिटिव। तो एंड में तुम डिवाइजर को एक बार ऐड कर दोगे, अगर माइनस वन रिमाइंडर आता है तो फर्दर प्लस एक्स कर दोगे, यानी x माइनस वन विल बी अवर एक्चुअल रिमाइंडर। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में अभी पता है कि सेकंड पार्ट से तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल। तो फर्स्ट पार्ट फोकस करते हैं, 11 टू द पावर 1011। अब क्योंकि 9 से डिवाइड करें, 11 को लिख सकते हैं 9 प्लस 2, तो 11 टू द पावर 1011 कैन बी रिटन एज 9 प्लस 2 टू द पावर 1011, एंड दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाई 9, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 1011। फर्दर 2 टू द पावर 1011 को 9 से डिवाइड करें, क्योंकि ये तो लार्ज नंबर है, तो रिमाइंडर तो नहीं होगा, रिमाइंडर डेफिनेटली 9 से छोटा होगा। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर हम 2 क्यूब करेंगे, क्योंकि 9 के आसपास वैल्यू लेके जाने की कोशिश करते हैं, या तो 9 के आसपास ले जाएं या 9 के किसी मल्टीपल के आसपास लेके चले जाएं, तो 2 क्यूब दिस इज इक्वल टू 8 विच इज 9 माइनस 1, और 1011 जो कि पावर है 2 की, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2, 2 टू द पावर 1011 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 337, तो दिस विल बी 2 क्यूब टू द पावर 337, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 337 टाइम्स, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 9 से, तो 2 क्यूब विच इज 8, तो 9 माइनस 1 टू द पावर 337 इज बीइंग डिवाइड बाई 9, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर वैल्यू माइनस 1 टू द पावर 337, और ये पावर ऑड है तो आंसर होगा माइनस 1। बट निगेटिव में आ रहा है, रिमाइंडर पॉजिटिव होगा, तो फर्दर डिवाइजर को एक बार ऐड करोगे, माइनस 1 प्लस 9, यानी कि आंसर विल बी 8। फाइनली हम आंसर 8 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट से तो 0 आ रहा था, तो 8 प्लस 0 आंसर विल बी इक्वल टू 8, ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Next question. Working alone, the time taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio 5:8:10. The time taken is in the ratio 5:8:10 by Anu, Tanu and Manu respectively. They accept a job which they can finish in 4 days if they all work together for 8 hours per day. तो डेज भी वर्क कर रहे हैं, डेज भी गिवन है और आवर्स भी गिवन है। सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है फर्स्ट लाइन में कि दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन रेशियो, टाइम टेकन का रेशियो गिवन है 5:8:10। ठीक है, अब ये 5, 8 और 10 क्या है पता नहीं हमको, बट यहाँ से हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एफिशिएंसी का रेशियो की जरूरत पड़ेगी। बाद में क्वेश्चन कह रहा है, हाउएवर अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 days वर्किंग 6 hours 40 minutes per day, then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone. ओके, तो पहले एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं फॉर अनु, तनु एंड मनु। सो टाइम टेकन का जो रेशियो है 5:8:10। एफिशिएंसी निकालने के लिए 5, 8 और 10 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5, 8, 10, एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 40। इसको एक वर्क हमने एज्यूम कर लिया, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी फॉर अनु विल बी 40/5। ठीक है, वर्क इज इक्वल टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो 8 आ जाएगा एफिशिएंसी फॉर अनु, फॉर तनु इट विल बी 5, फॉर मनु दिस विल बी 4। तो एफिशिएंसी आ गई 8 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स, क्योंकि हमें डेज और आवर्स भी गिवन है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 8 यूनिट्स ये जो एफिशिएंसी आई है दिस इज फॉर अनु, दिस इज 8 यूनिट्स पर आवर, दिस इज 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी हमारी यूनिट्स पर आवर में एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें आवर और डेज दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दे एक्सेप्ट अ जॉब विच दे कैन फिनिश इन 4 days व्हेन दे आर वर्किंग 8 hours पर डे। तो वर्क टोटल क्या होगा, वर्क हमारा जो वर्क उन्होंने एक्सेप्ट किया है दैट वर्क विल बी इक्वल टू, सब साथ में काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसीज ऐड अप हो जाएंगी, एफिशिएंसी इनकी ऐड अप हो जाएंगी। ठीक है, अनु 8 यूनिट्स वर्क कर रही है पर आवर, तनु कर रही है 5 यूनिट्स, मनु कर रही है 4 यूनिट्स, टोटल हो जाएगा 8 + 5 + 4 विच इज इक्वल टू 17 यूनिट्स पर आवर। दे आर वर्किंग 8 hours एवरी डे एंड दे आर वर्किंग फॉर 4 days, तो 17 × 8 × 4 दिस विल बी आवर टोटल वर्क। ठीक है, 17 × 4 68 × 8 480 + 64 544 यूनिट्स।
This is our total work. Then, however, Anu and Tanu work together for the first 6 days. So for first 6 days, Anu and Tanu are working together. Anu का वर्क है एफिशिएंसी है 8 यूनिट्स, तनु की है 5 यूनिट्स, तो 8 + 5 will be per hour work. Then they are working 6 hours 40 minutes. So 6 hours and 2/3, 6 and 2/3 hours, which will be 6 into 3 18 plus 2 20/3 hours. So 20/3 hours per day work कर रही है और total work कर रही है 6 days. So this will be total work done by them. And then we have to answer कि how many hours Manu will take to complete the remaining job. तो मान लेते हैं मनु को h hours लगेंगे और मनु की एफिशिएंसी है 4, तो प्लस 4h, दिस विल बी टोटल वर्क, तो दिस विल बी इक्वल टू 544. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, 3 से जाएगा 2 टाइम्स, तो 20 इंटू 2 40 इंटू 13 520 प्लस 4h इज इक्वल टू 544, तो 4h आ गया 24, h आ जाएगा 24/4 विच इज इक्वल टू 6. तो 6 hours will be time taken by Manu to complete the work in this case. ओके, 6 hours में मनु वर्क को कंप्लीट करेगी. क्या ही क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the sum of all internal angles of a regular polygon is 1440 degrees, then how many diagonals does it have? So sum of all the internal angles is given as 1440 degrees of a regular polygon, or sum of all internal angles for a regular polygon, that is equal to 2 times n minus 2 into 90 degrees. ठीक है, गलती नहीं करना है कि यहाँ पे 2n-2 लिख दिया. अगर कभी भी गलती होता है, ठीक है, तुम्हें याद करने में कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है ऐसा, तो हमेशा क्या करो कि n इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 4 रख के चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही है ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, और इन केस ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल दैट इज 360. तो n की वैल्यू रख के जरूर चेक कर लो अगर तुमसे ऐसा गलती होता है तो. ठीक है, 2 टाइम्स 2 इंटू n-2 इंटू 90 या फिर n-2 इंटू 180, जिस भी तरह से लिखो. तो दिस इज इक्वल टू 1440 डिग्रीज. सिंप्लीफाई कर लो, 90 से 16 से जाएगा, तो 2 इंटू n-2 16, n-2 आ गया 8, और यहाँ से n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10. n इज इक्वल टू 10, तो दिस विल बी अ रेगुलर पॉलीगॉन है. रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स कि ऑल साइड्स आर इक्वल साइड्स. अगर रेगुलर नहीं मेंशन है तो साइड्स अनइक्वल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट रेगुलर पॉलीगॉन यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल. तो इन दिस केस दिस विल बी अ रेगुलर डेकागॉन. 10 साइड्स है तो रेगुलर डेकागॉन होगा. क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी डायगोनल्स विल इट बी हैविंग. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी n-gon, this is equal to n into n-3/2. ओके, लॉजिक क्या होता है कि अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं इन टोटल, n-gon है, मान लो लेट अस हमने 5 पॉइंट्स लिए, ठीक है, तो 5 पॉइंट्स आर देयर, तो कितने पेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए. ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज पेयर्स आउट ऑफ दीज 5 पॉइंट्स. तो कितने पेयर चूज कर सकते हो? 5c2, 5c2, ऐसा हंड्रेड सो बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 हमारे लाइंस बनी है. आउट ऑफ दीज 10 लाइंस 5 आर साइड्स. ठीक है, 5 आर साइड्स, और बेसिकली अगर n-gon है, n पॉइंट्स हमने लिए हैं, तो देयर विल बी n साइड्स. अब इन दिस केस 5c2 वर टोटल लाइंस, आउट ऑफ 5c2 5 वर साइड्स, तो रिमेनिंग हुए डायगोनल्स. डायगोनल्स विल बी 5c2 - 5. ठीक है, इसी बात को अगर जनरलाइज करें तो अगर हमारे n पॉइंट्स हैं तो nc2 विल बी टोटल लाइंस, एंड आउट ऑफ दीज टोटल लाइंस n विल बी साइड्स, तो डायगोनल्स विल बी nc2 - n. अब इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो n इंटू n-3/2 नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा. तो इन दिस केस क्योंकि n इक्वल टू 10 है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी इक्वल टू 10 इंटू 7/2 विच इज इक्वल टू 35. तो आंसर विल बी 35, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If 3 to the power a is equal to 4, 4 to the power b is equal to 5, 5 to the power c is equal to 6, 6 to the power d is equal to 7, 7 to the power e is equal to 8, and 8 to the power f is equal to 9, तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट a इंटू b इंटू c इंटू d इंटू e इंटू f क्या होगा?
कैसे सॉल्व करेंगे, टेक योर टाइम, पहले थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट कैसे निकालोगे ए बी सी डी एफ का। अब ए बी सी डी का प्रोडक्ट निकालने, ए बी सी डी एफ का प्रोडक्ट निकालने के पहले हमें ए बी सी डी एफ तो चाहिए सेपरेटली, ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा। तो हमें गिवन तो है क्वेश्चन में 3 टू पावर ए इज इक्वल टू 4, और यहाँ से ए का वैल्यू इंटीजर तो आने नहीं वाला। क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में, देखो जब भी हम लॉग करते हैं, क्योंकि लॉग इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे क्या एक्सपोनेंट है, ए क्या है, ए इन दिस केस इज एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऑफ 3। तो 3 टू पावर ए इज इक्वल टू 4, ए यहाँ पे एक्सपोनेंट या फिर पावर है। अगर हम लॉग ले लें दोनों साइड्स में, तो लॉग ऑफ 3 टू पावर ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4। ठीक है, अगर बेस 3 पे ही लॉग ले लें तो लेफ्ट साइड हमारा ए ही हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 ऑन द बेस 3। याद होगा ना कि जब भी हम लॉग लेते हैं तो क्या करते हैं, अगर लॉग हमने लिया है लॉग ऑफ ए ऑन द बेस बी एंड दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू एक्स, तो दिस बाय डेफिनेशन इंप्लाइज दैट बी टू द पावर एक्स विल बी इक्वल टू ए, क्योंकि ये जो वैल्यू हमें लॉग देने पे मिलती है, दिस वैल्यू इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट और पावर। तो क्वेश्चन होता है जब भी लॉग है, तो लॉग लेने का मतलब क्या हुआ कि ए बी की क्या पावर होगी, विच विल बी बी की क्या पावर होगी विच विल बी गिविंग अस रिजल्ट इक्वल टू ए। दैट इज वाई वी आर टेकिंग लॉग ऑन द बेस बी, और रिजल्ट हमें एक्स मिल रहा है। ठीक है, सो ए आ गया इक्वल टू लॉग ऑफ 4 ऑन द बेस 3, बिकॉज 3 टू पावर ए वॉज इक्वल टू 4, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई लॉग ऑफ 4 ऑन द बेस 3। ठीक है, सिमिलरली बाकी सबके साथ काम करेंगे। सो ए हमें मिल गया इक्वल टू लॉग ऑफ 4 ऑन द बेस 3। सिमिलरली बी क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर बी इज इक्वल टू 5, तो बी क्या होगा, बी है पावर, एक्सपोनेंट है, 4 का एक्सपोनेंट है, तो लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 4 ले लो, दैट विल बी इक्वल टू बी। अब यही स्टोरी चलती रहेगी अपनी। सी का हो जाएगा वैल्यू लॉग ऑफ 6 ऑन द बेस 5, डी का वैल्यू हो जाएगा लॉग ऑफ 7 ऑन द बेस 6, ई का वैल्यू हो जाएगा लॉग ऑफ 8 ऑन द बेस 7। क्योंकि सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है, सबको लिखने की जरूरत नहीं है, पैटर्न देख लेना है, समझ लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बट अभी तो समझ रहे हैं हम, तो समझने के लिए लिख लेते हैं लॉग ऑफ 8 ऑन लॉग ऑफ 9 ऑन द बेस 8। ये सारी की सारी वैल्यूज हो गई। अब लॉग ऑफ पी ऑन द बेस क्यू को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ पी अपॉन लॉग ऑफ क्यू, ये भी तो लिखा जा सकता है। क्योंकि जब इस तरह से लिखेंगे तो फिर हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे, कई सारी चीज वैल्यूज कैसे आउट हो जाएंगी, तो अभी तो सबका बेस डिफरेंट है। तो ए बी सी डी एफ कर लो, अब ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ, सो दिस विल बी इक्वल टू ए हमारा है लॉग ऑफ 4 अपॉन लॉग ऑफ 3, बी आ रहा है लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 4, तो लॉग ऑफ 4 तो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली सी आ जाएगा लॉग ऑफ 6 अपॉन लॉग ऑफ 5, फिर आ जाएगा लॉग ऑफ 7 अपॉन लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 8 अपॉन लॉग ऑफ 7 एंड फाइनली लॉग ऑफ 9 अपॉन लॉग ऑफ 8। ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचने वाला है सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला न्यूमरेटर और फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर, यानी कि लॉग ऑफ 9 अपॉन लॉग ऑफ 3। दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 9 ऑन द बेस 3, और 9 होता है 3 स्क्वायर, तो लॉग ऑफ 3 स्क्वायर ऑन द बेस ऑफ 3 विच विल बी इक्वल टू 2। हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2। ओके, क्या है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ a plus b root n is the positive square root of 29 minus 12 root 5, where a and b are integers and n is a natural number, then maximum possible value of a plus b plus n क्या होगा। a plus b square root of n is the positive square root of 29 minus 12 root 5, 29 minus 12 root 5 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यानी कि दिस इज इक्वल टू a plus b root n, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते, क्योंकि कभी भी जब स्क्वायर रूट लोगे तुम और सिर्फ स्क्वायर रूट का साइन लिखा है, दैट ऑलवेज मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं हम। इस बात को फिर से रिपीट करता हूँ, समझ लेना ये बात हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ध्यान देना जब भी ऐसा इक्वेशन मेंशन है कि x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये क्या इक्वेशन है, डिग्री क्या है इस इक्वेशन का, डिग्री 1 है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, तो एक ही रूट मिलेगा यहाँ पे, हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा, दैट विल बी x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट। बट अगर इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इस केस में क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स होंगे,
और यहाँ पे रूट्स हमें क्या मिलेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि या तो इसको एक्सपेंड कर लो इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 हमें रूट्स मिल जाएंगे। या फिर यहीं से देख लो कि एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 और बाहर आ जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे हमें दो रूट्स मिलेंगे और प्लस माइनस रूट 4 बोल रहे हैं कि रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज प्लस 2, ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो हमेशा हमें पॉजिटिव रूट ही मिलेगा, और क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। अगर नेगेटिव कहता है तो बाहर में नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, सॉरी निगेटिव कहता तो, क्योंकि ए प्लस बी रूट एन होता नेगेटिव रूट, तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। एनीवे अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। स्क्वायर रूट हमारा ए प्लस बी रूट एन आ रहा है, दैट इंप्लाइज कि स्क्वायर रूट के जो अंदर की वैल्यू है दिस मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो ये काम चलेगा, ठीक है। इसको तो परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, साइन निगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगर हम देखेंगे कि पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, बट वहाँ पे तो सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे हमें 29 माइनस 12 रूट 5 दिख रहा है, तो दिस विल बी बेसिकली पी माइनस क्यू होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, और 12 रूट 5 इरेशनल टर्म है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू 29, और फिर इसके बाद में आएगा माइनस 12 रूट 5, तो कंपेयर करोगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा 29, और 2 पी क्यू विल बी इक्वल टू 12 रूट 5, यानी पी क्यू आ जाएगा इक्वल टू 6 रूट 5। अब पी और क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो या तो हिडन ट्रायल कर लो, अदरवाइज पी क्यू 6 रूट 5 आ रहा है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पे कर लो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स में, तो राइट साइड हो जाएगा 6 रूट 5 का स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर आ जाएगा 36 इंटू 5, सो 180 आ गया। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है 29, और पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर है 180, प्रोडक्ट आ रहा है 180 दो नंबर्स का, और उनका सम आ रहा है 29, तो क्या क्या नंबर्स होंगे, 18 से तो बनेगा नहीं, 20 एंड 9 होंगे, नंबर्स शुड बी 20 एंड 9, एक नंबर होगा 20 और एक हो जाएगा 9, ठीक है। एक नंबर होगा 20, यानी पी स्क्वायर मान लेते हैं इक्वल टू 20 है, और क्यू स्क्वायर है 9, ठीक है। और पी क्यू हमारा आ रहा है 6 रूट 5, तो क्या रिजल्ट होगा, क्या नंबर्स होंगे हमारे, पी और क्यू हो जाएंगे हमारे इफेक्टिवली 3 एंड 2 रूट 5, 3 इंटू 2 रूट 5, ठीक है। हमें पी माइनस क्यू करना है, इफेक्टिवली रिजल्ट क्या हो जाएगा, दो केसेस बनेंगे हमारे, एक केस तो बन जाएगा जब पी माइनस क्यू होल स्क्वायर किया हमने, तो एक केस तो बन जाएगा हमारा 3 - 2 रूट 5, भाई पी माइनस क्यू है, क्योंकि हमने तो लिख दिया पी स्क्वायर 20, बट इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है, पी माइनस क्यू स्क्वायर इज एज गुड एज क्यू माइनस पी स्क्वायर, तो 3 - 2 रूट 5 हो सकता है, या फिर 2 रूट 5 - 3 हो सकता है, दो रूट्स होंगे, बट दोनों में से एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, तो ये देखना है कौन सा रूट पॉजिटिव होगा कौन सा हमारा नेगेटिव होगा आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज। अब रूट 5 होता है लमसम 2.23 के आसपास वैल्यू आएगा रूट 5 का, 2.2 से बड़ा होगा, 2.3 से छोटा होगा, तो 3 - 2 रूट 5 विल बी लेस देन 0, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 2.23 है, 2 रूट 5 विल बी 4.5 के आसपास, तो 3 - 4.5 नेगेटिव होगा, तो 2 रूट 5 - 3 दिस विल बी पॉजिटिव, तो यानी कि हमारे जो काम का रूट है इन दिस केस दैट इज 2 रूट 5 - 3, क्या ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ए प्लस बी रूट एन दिस शुड बी इक्वल टू 2 रूट 5 - 3, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई, ए प्लस बी रूट एन दिस विल बी इक्वल टू 2 रूट 5 - 3, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ गई इसकी, ठीक है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसके बाद के क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड एन इज अ नेचुरल नंबर, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस एन हमें चाहिए, ठीक है। कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस एन, और कंडीशन क्या है, ए एंड बी इंटीजर होने चाहिए, एन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हाँ ए और बी तो इंटीजर्स हैं, ठीक है। अभी इस केस में क्या आ रही है हमें वैल्यूज, ए आ रहा है हमारा इक्वल टू एक सेकंड 2 रूट 5 - 3 है, तो इफेक्टिवली क्योंकि ऑर्डर में लिख लो तो -3 प्लस 2 रूट 5 है, ए इक्वल टू आ रहा है -3, बी इक्वल टू आ रहा है 2, और एन इक्वल टू आ रहा है 5, तो ए प्लस बी प्लस एन क्या आ जाएगा, दैट विल बी -3 + 2 + 5, यानी 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4,
बट क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है या इसके अलावा कुछ और वैल्यू आना पॉसिबल हो सकता है? हमें मैक्सिमाइज करना है ए प्लस बी प्लस एन के सम को। ठीक है, ए की वैल्यू तो फिक्स है, -3 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट बी और एन को चेंज किया जा सकता है। बी और एन को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अल्टीमेटली हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट 20 किया था। ठीक है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, दिस कैन ऑल्सो रिटर्न -3 प्लस स्क्वायर रूट 20। और अगर ऐसा लिखते हैं तो उस केस में ए तो -3 रहेगा, ए की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, बट बी हो जाएगा 1, बट एन हो जाएगा 20, और अब वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो इफेक्टिवली ए प्लस बी प्लस एन इस केस में आ जाएगा 20 प्लस 1 21 -3 विच इज इक्वल टू 18, और दिस इज मच हायर, ये वैल्यू हायर है, तो 18 ही हमारा इस केस में आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा दिमाग में ये भी आ सकता है, हम ये भी तो कर सकते हैं कि -3 प्लस और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम कर देते हैं मान लो 1/2 √80। ठीक है, बट ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें ए और बी को इंटीजर लेना है, और इस केस में 1/2 इंटीजर नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज तो हम कितना ही बड़ा वैल्यू ले सकते थे फिर एन का। तो यही दो पॉसिबल ऑप्शन थे हमारे पास, बट सेकंड केस में हमें वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, दैट इज 18, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What are the coordinates of the reflection of the point 1, 2 about the line x plus y is equal to 5? Coordinates of the reflection of a point about the line x plus y is equal to 5. ठीक है, तो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट चाहिए 1, 2 का अराउंड अलॉन्ग द लाइन अबाउट द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट का, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, एंड दैट पॉइंट इज 1, 2, 1, 2 को ही पॉइंट रखते हैं अपना। ठीक है, तो 1 इज एक्स कोऑर्डिनेट, 2 इज वाई कोऑर्डिनेट, तो दिस इज आवर पॉइंट 1, 2, और हमें इसका रिफ्लेक्शन चाहिए अलॉन्ग वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन क्या होगा? जब हम अबाउट वाई एक्सिस का रिफ्लेक्शन देखेंगे तो जितना डिस्टेंस होगा इसका वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, तो जितना डिस्टेंस वाई एक्सिस से होगा ऑन द राइट हैंड साइड, उतना ही लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्लेक्शन होगा। इजंट इट सो? तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा ऑन द राइट हैंड साइड, सेम डिस्टेंस होगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और रिफ्लेक्शन ले रहे हैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्शन लोगे तो जो लाइन है, लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट विद इट्स इमेज, रिफ्लेक्शन यानी कि जो इमेज है, तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल पॉइंट, इसका रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। कैसे लिख दिया है? इस बात को ध्यान से समझ लेना, तो फिर चीज़ें बाद में आसान हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज अवर पॉइंट एंड दिस इज इमेज। पॉइंट को मान लिया पी से, इमेज को लिख दिया आई से, तो डिस्टेंस हमारा सेम होगा पॉइंट का जो वाई एक्सिस से यानी मिरर से जितना डिस्टेंस है, उतना ही अपोजिट साइड में डिस्टेंस होगा इमेज का। ठीक है, तो इन एनी केस क्योंकि हमारा जो लाइन होगा, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट एंड द इमेज, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो मिरर के परपेंडिकुलर होगा, मिरर इस केस में हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस मिरर है हमारा, तो अगर इसके परपेंडिकुलर है, और वाई एक्सिस हमारा क्या है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इक्वेशन क्या होती है वाई एक्सिस की, दिस इज एक्स इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कितना है हमारा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो पॉइंट का है वही सेम वाई कोऑर्डिनेट हमारे इमेज का रहेगा, इस प्रेजेंट केस में जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम इमेज ले रहे हैं। ठीक है, सो वाई कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, इमेज का भी। एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 1 का, पॉइंट का डिस्टेंस है 1 का, तो इमेज का भी डिस्टेंस होगा 1 का, डिस्टेंस 1 का रहेगा, बट ऑन द ऑपोजिट साइड तो इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज हो जाएगा -1, 2। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अगर नहीं समझ में आती तो फिर से एक बार देखना। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट हमें इमेज लेना है फॉर द पॉइंट 1, 2। ठीक है, पॉइंट 1, 2 का इमेज लेंगे अबाउट वाई एक्सिस होगा वर्टिकल, वर्टिकल है यानी कि वाई एक्सिस पे सारे के सारे पॉइंट्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट का 1 यूनिट है, और एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के सारे पॉइंट का 0 है, तो 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए, अपोजिट राइट हैंड साइड नहीं, अपोजिट साइड पे चाहिए इमेज का, तो इमेज का भी डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट ही होगा। और अब जो दोनों पॉइंट्स हैं, इमेज और पॉइंट दोनों को कनेक्ट करोगे तो जो मिड पॉइंट आएगा हमारा, दैट मिड पॉइंट विल बी लाइंग ऑन द मिरर ऑलवेज।
ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी पॉइंट और उसके रिफ्लेक्शन को कनेक्ट करेंगे तो जो लाइन होगी हमारी, एक तो लाइन परपेंडिकुलर होगी टू द मिरर ऑलवेज, कुछ भी लाइन हो, कोई भी इक्वेशन हो, हमेशा दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर. सेकेंडली, द मिड पॉइंट कनेक्टिंग द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट एंड द इमेज का जो मिड पॉइंट होगा, दैट मिड पॉइंट विल ऑलवेज बी ऑन द मिरर. ऑलवेज बी ऑन द मिरर. ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट अगर मिरर पे लाई कर रहा है तो हमें पता है वाई एक्सिस पे सारे के सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,2. पॉइंट कोऑर्डिनेट है 1,2, 1 से गए 0 पे, 0 से जाओगे -1 पे, तो -1,2 इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. अगर ये बात समझ में आ गई तो अब मुझे बताओ, पॉज करके अपने एंड पे आंसर करो, सोच के आंसर करना कि अगर एक्स एक्सिस के अराउंड हम पॉइंट का इमेज लेंगे तो उस इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा. थोड़ा सा तसल्ली से सोच लो, टेक योर टाइम और सोच के आंसर करना. ठीक है, ध्यान देना. अब हमने इस बार क्या किया, इस बार हम ले रहे हैं इमेज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या है, एट एक्स एक्सिस सारे के सारे पॉइंट्स पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, तो इक्वेशन भी होती है इसकी y इक्वल टू 0. अब इमेज हम ले रहे हैं, मान लेते हैं इस इमेज को आई डैश मान लेते हैं, आई डैश मान लेते हैं. ठीक है, और जो मिड पॉइंट होगा दैट मिड पॉइंट विल बी लाइन ऑन एक्स एक्सिस ओनली. और जो लाइन है हमारी, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट एंड इमेज, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. ठीक है, और परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 1 है, तो इस लाइन का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू 1. तो एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है दैट विल बी इक्वल टू 1. वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 2 है फॉर द पॉइंट, तो -2 हो जाएगा फॉर द इमेज. और मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो मिड पॉइंट से भी जा सकते हैं, 2 से आए 0 पे तो उतना ही 0 से जाएंगे -2 पे. 2 डिक्रीज किया तो 2 फर्दर डिक्रीज करोगे, 1 -2 विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज. ठीक है, अब अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 1,2 अबाउट द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन को ड्रॉ करेंगे. Let us say this is the line x plus y is equal to 5. तो what will be coordinates of this point? निकालना तो नहीं है पॉइंट हमको, बट इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे. दिस पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो दिस पॉइंट विल बी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5,0. सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस अदर पॉइंट विल बी 0,5. 1,2 कहाँ लाई करेगा, इस लाइन के नीचे लाई करेगा, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, वाई कोऑर्डिनेट इज 2. तो लेट्स से दिस इज इक्वल टू 1,2. अब इसका इमेज चाहिए. मिरर हमारा क्या है, मिरर ये वाली लाइन है पूरी. तो जो इमेज है, इमेज विल बी लाइंग ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अदर साइड. लेट्स से दिस इज द इमेज, दिस इज अवर पॉइंट, लेट्स से दैट इज द इमेज. तो जो लाइन है हमारी, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट एंड द इमेज विल बी परपेंडिकुलर टू अवर ओरिजिनल लाइन, टू अवर मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर होगा. एंड एडिशनली द मिड पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल पॉइंट एंड इमेज, द मिड पॉइंट विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन. ठीक है, मिड पॉइंट विल बी लाइंग ऑन दिस लाइन. तो या तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें और फिर इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, या फिर इमेज के कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लें और फिर इक्वेशन बनाए फिर सॉल्व कर लें. ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाद में दूसरा अप्रोच भी देख लेंगे. ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए एक चीज तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होगा. मान लेते हैं मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट है p, q. ओके, तो वी नो कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि p, q मिड पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 5 आ जाएगा. तो यहाँ से एक ही वेरिएबल रह जाएगा, q को हम मान सकते हैं 5 माइनस पी, यानी कोऑर्डिनेट्स हमारे मिड पॉइंट के क्या हो जाएंगे, इफेक्टिवली हो जाएंगे p, 5 माइनस पी. सेकेंडली हमें पता है कि लाइन पी आई, दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन, और ओरिजिनल लाइन इसको मान लेते हैं, ये लाइन की इक्वेशन एल है, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल. तो यानी कि स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा फॉर दीज टू m1 m2, ये होगा -1, क्योंकि जब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है. ठीक है, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है, लाइन एल का,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m इसका है -1, यानी कि स्लोप है -1 फॉर दिस लाइन। और स्लोप हमारी इस लाइन का पी लाइन का क्या होगा, लाइन पी का स्लोप क्या होगा, तो फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप ऑफ लाइन पी दो पॉइंट्स हमें पता है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2 और दूसरा पॉइंट है मिड पॉइंट, मान लो एम माना है, एम इज मिड पॉइंट, तो एम के कोऑर्डिनेट है पी 5 माइनस पी। तो निकाल लेते हैं स्लोप। स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ एनी लाइन दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहाँ पे दो पॉइंट्स है हमारे x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमने कहा कि 5 माइनस पी, दिस इज y2 माइनस y1 विच इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई x2 विच इज p -1। ठीक है, दिस इज 5 और इंटू -1, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -1 तो कट गया, तो +1 आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 माइनस पी अपॉन पी -1, दिस इज इक्वल टू 1। तो 3 माइनस पी इज इक्वल टू पी -1, तो यहाँ से 2p इज इक्वल टू 4 आ गया, p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और p इज इक्वल टू 2 आते ही हमें पता चल गया कि पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p2 है और 5 माइनस पी क्या होगा, दैट विल 3। तो 2,3 आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमारा जो पॉइंट है ओरिजिनल पॉइंट, उसका जो इमेज है उसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे यहाँ से। अगर मिड पॉइंट 2,3 है, 1,2 एक पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट क्या है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b थे, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a प्लस 1/2 कॉमा b प्लस 2/2। ठीक है, इतना सब लिख रहे हैं तो लिखने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज तुम लिखोगे नहीं इतना। ठीक है, अभी शॉर्ट में भी समझा दें कि कैसे जब मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल जाए तो तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2,3। सॉल्व करो, a प्लस 1/2 है 2, a प्लस 1 आ जाएगा 4, a आ जाएगा 3, और b प्लस 2/2 है 3, b प्लस 2 आ जाएगा 6, b आ जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,4। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज देखो कैसे कर सकते थे, जैसे ही मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गए। अब देखो पी से हम गए एम पे और एम से जा रहे हैं फिर आई पे। ठीक है, पी से गए एम पे, मिड पॉइंट है, और फिर एम से जाना है आई पे। अब पी से एम पे गए, एक्स कोऑर्डिनेट पे फोकस करो। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1 से 2, 1 से 2 1 का इंक्रीज आया, तो जब एम से आई पे जाओगे वहां पे भी 1 का इंक्रीज कर दो, ए पी फॉर्म होगा। पी एम आई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ए पी फॉर्म करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी रेस्पेक्टिवली ए पी फॉर्म करेंगे। तो 1 से गए 2 पे, 2 से जाओगे 3 पे, यानी कि 3 होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में 2 से गए 3 पे, 3 से जाओगे अगला, फिर से 1 इंक्रीज करो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 3 पे 1 का इंक्रीज आया, फर्दर 1 का इंक्रीज आएगा, 3,4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक अप्रोच हो गया कि जहां पे कि हमने मिड पॉइंट से हम पहुंच गए अपने आंसर पे। या फिर डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा आई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। अब इस केस में दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन तो ये बनेगी कि अगर हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट है a, b, ओरिजिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2, तो जो मिड पॉइंट है वो लाई करेगा लाइन x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 पे। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लो। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a प्लस 1/2 कॉमा b प्लस 2/2। अब ये लाई करना चाहिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अलॉन्ग इक्वेशन बना लो। ठीक है, a प्लस 1/2 प्लस b प्लस 2/2, दिस शुड बी इक्वल टू 5, क्योंकि लाई कर रहा है लाइन एल पे। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 10, सो a प्लस b इज इक्वल टू 7। जैसे ही ये इक्वेशन मिल गया, अब हमें पता है a को b कोऑर्डिनेट है, a प्लस b 7 आ रहा है, सम 7 आना चाहिए x और y कोऑर्डिनेट का। ऑप्शंस गिवन है, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट यहीं पे हो रहा है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो रहा है, बट बी और डी फिर भी रह जा रहे हैं। बट दो ऑप्शंस तो स्टिल एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या होगा कि हमारा ऑब्वियसली पी आई पर्टिकुलर है एल के, तो ये इक्वेशन बनाओगे सेकंड वाली, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 हमारा क्या आ जाएगा, दैट विल बी b -2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इंटू स्लोप ऑफ लाइन l विच इज -1, दिस इक्वल टू -1। तो यहाँ से में आ जाएगा b -2 इज इक्वल टू a -1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू 1। अब a प्लस b आ रहा है 7 और b माइनस a आ रहा है 1। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, ऐड करते ही a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो b आ गया 4 और b माइनस a 1 है, तो a आ जाएगा 3। तो चाहे तो पहले अप्रोच से सॉल्व करो या फिर दूसरे अप्रोच से सॉल्व करो, दोनों तरह से हमें आंसर तो मिलने ही वाला है। क्या ये समझ पाए हो पूरा का पूरा अप्रोच कैसे हमें सॉल्व करना है ऐसे किसी भी क्वेश्चन को, रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, कोई भी लाइन गिवन हो, कैसा भी लाइन गिवन हो, डेफिनेटली रिफ्लेक्शन अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपने एंड पे एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो चीज़ें एकदम सॉलिड हो जाएंगी। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो भी बातें डिस्कस की, सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना, अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में देना, तो मेरा सेशन कैसा लगा और क्या सारी बातें समझ में आई या फिर नहीं आई। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, कीप रनिंग। सेशन अगर पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल एज
प्रेस द बेल आइकन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.